एमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है साइंटिस्ट गर्ल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। गर्ल्डबर्ग और वेग ने 1969 में इस कानून को पेश किया। इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन के बेसिकली दो हिस्से हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला डेफिनेशन का हिस्सा है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। मैं आपको कहता हूँ ये हमारे पास एक कोयला है, कोयला जलना शुरू हो गया, कोयले का इतना हिस्सा सुर्ख हो गया। कोयले का वो हिस्सा जो चूँकि जल चुका होता है, उस कोयले के हिस्से को जो रेड हो जाता है उसे कहते हैं एक्टिव मास, उसे एक्टिव मास का नाम दे। यही कोयला 10 मिनट गुजरे तो आधा जल जाएगा, यानी इसी कोयले का एक्टिव मास ज़्यादा। अगर ये इसी कोयले को 15-20 मिनट गुजर जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जल चुका है, यानी इसका एक्टिव मास ज़्यादा हो गया। इसका एक्टिव मास कम है, इसका एक्टिव मास उससे ज़्यादा हो गया। थोड़ी देर बाद उसी कोयले का एक्टिव मास और टाइम गुजरा तो एक्टिव मास उसका बहुत ज़्यादा हो गया, यानी वो मास जो एक्शन में है, जिसमें रिएक्शन हो रहा है। हमने कहा द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, यानी ये जो कोयला है सब्सटेंस रिएक्ट करता है, इसके रिएक्ट करने की रफ्तार इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, एक्टिव मास कम होगा तो रिएक्ट करने की रफ्तार कम है, यहाँ एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो इस कोयले के रिएक्ट करने की रफ्तार भी ज़्यादा होगी। इसका एक्टिव मास इस कोयले का और ज़्यादा हो गया, यानी जितना एक्टिव मास होता जाएगा उसी तरह उस कोयले के सब्सटेंस के रिएक्ट करने की रफ्तार भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस कानून का दूसरा हिस्सा ये है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर एक रिएक्शन हो रहा हो तो उसका रेट उसमें रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस के एक्टिव मास को का प्रोडक्ट लेने से जो है वो हासिल होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? लेट हमारे पास ये एक बाउल है, उसमें 3 कोयले मौजूद हैं। कोयला एक थोड़ा सा जल रहा है, इसका एक्टिव मास है। कोयला बी ज़्यादा जल गया हुआ है, उसका ये एक्टिव मास बी है। और कोयला सी उससे ज़्यादा जल गया हुआ है, उसका एक्टिव मास सी को जाहिर करता है। हम कोयले ए के एक्टिव मास को ए ब्रैकेट से जाहिर करेंगे, बी के एक्टिव मास जो कि जल चुका है उसको बी ब्रैकेट, क्योंकि एक्टिव मास को ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, और सी के एक्टिव मास को सी से जाहिर करेंगे। हमने कहा था रेट ऑफ, इसका रिएक्शन कैसे, रिएक्शन की रफ्तार का कैसे पता लगेगा? जितने एक्टिव मास हैं ए बी सी दोनों के एक्टिव, तीनों के एक्टिव मास का हासिल ज़रब, वो इस रेट का हमें रिएक्शन का रेट बता देंगे, ये रिएक्शन की रफ्तार इतनी है। ये इसका सेकंड। एक्टिव मास होता क्या है? एक्टिव मास को अब बेसिकली हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और इसके लिए यूनिट्स इस्तेमाल किया जाता है पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके लिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ए है तो एक सब्सटेंस है तो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट जाहिर की, तो ये सब्सटेंस एक एक्टिव मास है। बी सब्सटेंस है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, वो उसका एक्टिव मास है। सी सब्सटेंस है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की, वो उसका एक्टिव मास सी है। लेट हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, सच रिएक्शन इज नाउन एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट हमारे पास ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं, जबकि इसमें दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं सी और डी। सी और डी जो है ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन ये है कि ए बी रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट सी डी में चेंज हो रहे हैं, और सी डी प्रोडक्ट अगेन दोबारा रिएक्टेंट ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट ए स्क्वायर सपोज ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर ब्रैकेट एंड डी स्क्वायर ब्रैकेट आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी, यानी रिएक्टेंट ए बी और प्रोडक्ट सी बी की मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। हमने इस कानून के मुताबिक देखा कि डेफिनेशन के 3 से हम पहले से की तरफ आते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे निकलेगा? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ए एंड बी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में चूंकि रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होंगे, प्रोडक्ट अभी स्टार्ट में ना होने के बराबर होते हैं, तो लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन में हम प्रोडक्ट लेते हैं, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हमेशा कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है और इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है। हम इसको ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाते हैं और कांस्टेंट, चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो के एफ कांस्टेंट जो है वो इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह फॉर द रेट ऑफ रिवर्स
रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन के लिए हम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर ब्रैकेट डी का प्रोडक्ट लेते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कांस्टेंट के आर इस्तेमाल किया गया और इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। आर इज इक्वल टू के आर सी स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी। के एफ और के आर ये दोनों बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैं। के एफ को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के आर को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज होती है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जितने चेंज हो उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, यानी दोनों की रफ्तार बराबर हो जाए, यानी जितना रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये इक्विलिब्रियम